जय जिनेंद्र। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? सो माई सेल्फ खुशी जैन प्रेजेंटिंग विथ यू ऑल विद टुडेज टॉपिक दैट इज द क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। बेसिकली इतना तो हम सबको पता है कि मतलब अगर लेट्स सी, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है क्या। ओके, सो अगर मैं कहूँ कि कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, कोई भी आपके पास पेशेंट आया जिसको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक ईयर डिस्चार्ज है, ठीक है, पेशेंट अगर आ रहा है, मतलब नॉर्मली हमारे ईयर के अंदर बहुत सारी डिजीजेज होती हैं और उनमें सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो होती है वो पेशेंट लेके आएगा कि कान में से पानी आ रहा है, ईयर डिस्चार्ज, देयर वुड बी इंक्रीजिंग पेन, दर्द हो रहा है, तो इट शुड नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। ओके, सो इट माइट बी अ सीवियर पैथोलॉजी, इट माइट बी अ सीवियर कॉज ऑफ अ डिजीज। यानी कि कहने का मतलब क्या कि अगर कोई भी पेशेंट आपके पास आता है ईयर की प्रॉब्लम लेके, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। लाइक नॉर्मल ईयर डिस्चार्ज है, अरे कान में पानी आ रहा है तो आ रहा होगा, नो नॉट एट ऑल। यू हैव टू चेक इट, यू हैव टू डू समथिंग लाइक। और अगर नॉर्मल भी अगर आप एज ए आपके ओपीडी के अलावा अगर आप किसी पेशेंट को देखते हैं तो उन्हें जस्ट एडवाइस कि आप डॉक्टर से ट्रीट लो, बिकॉज ईयर डिस्चार्ज इज नॉट लाइक समथिंग कि नॉर्मल हो रहा है तो होने दो इट। ओके, सो ऐसा क्यों हो रहा है, किसी के कान से ये डिस्चार्ज क्यों आ रहा है, क्यों पस निकल रहा है, क्यों उसे दर्द हो रहा है, और क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं। सो अमंग ऑल ऑफ देम कॉजेज देर आर मच मोर ऑफ कॉजेज लाइक एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। ओके, सो any kind of acute serous otitis media, which is also known as blue ear, and much more terminologies. But today we will deal with the chronic suppurative otitis media. Chronic means कि long standing infection अगर हुआ है किसी भी पेशेंट के अंदर, बहुत ज़्यादा पस हुआ है, बहुत ज़्यादा कान के अंदर बन गया, लेकिन कोई पुरानी कोई लंबी बीमारी की वजह से, मिडल ईयर ओटाइटिस मीडिया यानी कि मिडल ईयर से रिलेटेड है, तो अगर कोई भी इन्फेक्शन हुआ जो कि मिडल ईयर से रिलेटेड है और उसके अंदर अगर कुछ हुआ है, पैथोलॉजी, व्हाट पैथोलॉजी बिहाइंड इट, व्हाट आर द पेशेंट कंप्लेंट्स एंड व्हाट आर इट्स इन्वेस्टिगेशन, तो ये सारी चीज़ें और इसके अगर कुछ टाइम्स है तो वो सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बेसिकली अगर इफ आई विल orientate to you all of you, so this topic is most very much more important for your theory as well as your practical examination. Wherever you go, wherever in cases of a semester or either in your exam, this topic is the most important and will ask you, yeah, definitely, either they will ask you about the what is the chronic suppurative otitis media, either you can get a long question or any kind of short question about its subtypes, what are its complications. So this heading is utmost important and I am here trying my best to लर्न क्यों कि मैं आप सबको सिखा सकूँ कि ये अच्छा, मतलब आप लोग सभी को, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो देन आई एम 100% श्योर कि जितना इस स्लाइड में इस पीपीटी के अंदर जितना है, यू विल covered it whole, and the book content is all about by ENT medical book Bhindra. Okay, so अगर आपको कुछ भी देखना है, करना है, like कोई भी पैथोलॉजी, I have also added an animated video in it, so you can so that you can better understand. So let's start with the topic that is chronic suppurative otitis media. Okay, so chronic suppurative otitis media is basically what? It's a long-standing infection of a part of a whole ear, of part or whole of the middle ear cleft, characterized by continuous or intermittent discharge through persistent tympanic membrane. ओके, सो थ्रू persistent tympanic membrane perforation, यानी कि ये जो इन्फेक्शन है वो क्या होता है कि अगर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन यानी कि बहुत लंबे समय से किसी की भी मिडिल ईयर क्लेफ्ट के अंदर इन्फेक्शन अगर हुआ है और उसको कंटिन्यूस डिस्चार्ज और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज आ रहा है, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के किसी के कान से डिस्चार्ज आ रहा है, ओके, तो उसका थ्रू परसिस्टेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन, यानी कि क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया इज बेसिकली व्हाट कि अगर कोई भी पेशेंट है जिसका मिडिल ईयर क्लेफ्ट, अब नाउ व्हाट इज द मिडिल ईयर क्लेफ्ट? मिडिल ईयर क्लेफ्ट आपका इंक्लूड करता है व्हाट? the editors, antrum, epic, mastoides, okay, so eustachian tube और middle ear, so ये सारा पार्ट, इस पूरे इन सब में से किसी भी चीज के अंदर अगर इन्फेक्शन हुआ तो इट विल लीड टू द infection on chronic superior otitis media. So this is the endoscopic view of the ear. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ एकदम से इन्फेक्शन है, कुछ मटीरियल सा दिख रहा है और अजीब सा, मतलब जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है हमारी वो कैसी हो चुकी है. सो दिस इज ऑल कि मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो है, सुपरेटिव इन्फेक्शन किस वजह से हुआ है. देयर विल बी कंटिन्यूस और इंटरमिटेंट डिस्चार्ज, कैसा भी हो सकता है कि लगातार एकदम से पानी आ रहा है या थोड़ा रुक रुक के पानी जो डिस्चार्ज है वो आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है तो कैसा आ रहा है, दैट व्हाट वी
हैव टू नो अबाउट द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन आल्सो, कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का परफोरेशन हुआ है तो कौन से पार्ट में हुआ है एंड हाउ व्हाट्स द टाइम. सो बेसिकली अगर हम मोटा मोटा देखें ऊपर की ओर से, तो chronic superior otitis media is a long-standing infection of a part or whole of the middle ear care. Okay, characterized by continuous or intermittent discharge through a persistent tympanic membrane perforation. Okay, after that what? After that, perforation becomes permanent when its edges are covered by squamous epithelium and its edges does not heal spontaneously. यानी कि अगर एक बार perforation हुआ है तो इन केस ऑफ अगर एक्यूट सीरियस ओटाइटिस मीडिया यहाँ पे होता पेशेंट को, तो परफोरेशन जो है हील हो सकता था, परफोरेशन जो है परमानेंट नहीं रहता. लेकिन अगर ये जो स्क्वेमस एपिथेलियम की लेनिंग है, अगर वो इन्फेक्शन वहां तक चला गया और उनको भी इन्वॉल्व हो गया, एजेस जो है व्हेन इट्स एजेस आर कवर्ड, ओके, उसकी एजेस भी अगर इन्वॉल्व हो गई है, सो दैट द इन्फेक्शन वुड बी दैट बिकम्स अ परमानेंट, इट वुड नॉट हील स्पॉन्टेनियसली. Okay, so ऐसे क्या क्या factors है? Epidemiology, talking about the epidemiology, incidence is higher in developing countries. Predisposing factor poor includes poor socioeconomic status, poor nutrition, lack of health education. It affects both the sexes and all age groups. Okay, so what we learn in the epidemiology, epidemiology में वो सारी चीजें आती है कि किन किन वजह से जो इन्फेक्शन है वो हो सकता है और कहाँ कहाँ इसके चांसेस जो है वो ज़्यादा है. सो एज यू कैन सी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, क्योंकि उन कंट्रीज के अंदर अभी भी जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो अभी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ या पर्सनल हाइजीन देखे हैं, क्योंकि लाइक इंडिया फॉर एग्जांपल, सो देयर वुड बी नॉट मच केयर, प्रॉपर केयर पुअर इन द मोस्ट कॉमनली इन द पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ड्यू टू द पुअर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन. सो इन सब चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, इन्फेक्टेड एरियाज, इन्फेक्टेड एरिया अगर हो रहा है तो होने दो, इट्स लाइक, और समटाइम्स दे हैव नॉट द मनी टू ट्रीट. ओके, सो इन कंडीशंस के अंदर दैट इन्फेक्शन बिकम सीवियर. स्टार्टिंग में यूजुअली तो होगा नहीं, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन. ओके, इट अफेक्ट्स बोथ द सेक्सेस एंड ऑल एज ग्रुप्स. सो अगर हम बात करें व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द CSOM, CSOM इज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द CSOM, दैट इज सेफ एंड अनसेफ. Safe is also known as the tubotympanic and unsafe is also known as atipointral. We will come one by one to each. Okay, so in this video I will be talking about the tubotympanic safe only. After that the next video will be about the atipointral. So you can watch that also. Tubotympanic disease, tubo means tubotympanic, the name suggests about the stitch in tube. Safe यानी कि कहीं कुछ चीज़ सुरक्षित है. Okay, unsafe is not like so. So ये जो disease है, it's a we can say again we have divided it in active, inactive and healed. Active mucosal squamosal, mucosal squamosal. So what is its mean, यानी कि types of CSOM को अगर हम देखें तो tubotympanic atipointral में हमने divide किया है. यहाँ पे जो tubotympanic gestational ट्यूब के अंदर इन्फेक्शन होगा, ओके, और एक्टिव इन्फेक्शन जब भी नाम आएगा whenever there is एक्टिव, इट मीन्स कि वो जो इन्फेक्शन हुआ है वो म्यूकस वाले भी पार्ट में हुआ है और स्क्वेमस एपिथेलियम दोनों को इन्वॉल्व किया है. और एक्टिव यानी कि व्हेन द पेशेंट कम्स टू योर क्लिनिक और व्हेन यू आर वॉचिंग अप योर पेशेंट, सो इट वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ द ईयर डिस्चार्ज एट दैट टाइम. ओके, सो पस आ रहा होगा, ईयर से पेन हो रहा होगा, ये सब सिम्टम्स होंगे. एंड इन केस ऑफ द एटिपोएंट्रल देयर विल बी इनएक्टिव, यानी कि वो सब होने के बाद ड्राई हो चुका होगा ईयर एंड हील, इट इज ऑन द स्टेज ऑफ हीलिंग. So these are the types of the CSOM, chronic supportive otitis media. Most important is this, in this lecture we will cover. Okay, so another classification for that itself is the mucosal disease and squamosal. Mucosal बोलेंगे अगर जब mucosal वाला पार्ट जो है उसने इन्वॉल्व किया, जो mucosal लेयर है उसके अंदर फिर से एक्टिव, इनएक्टिव एंड हील. एक्टिव इंक्लूड्स द chronic supportive otitis media, as you all know, अभी हमने बात की उसकी. एंड इनएक्टिव जिसके अंदर परमानेंट परफोरेशन हो चुका है और उसके बाद फिर नो डिस्चार्जेस कमिंग. हील इन केस एडेसिव ओटाइटिस मीडिया की पूरी जो मिडल ईयर की स्ट्रक्चर उसके ऊपर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पूरी ओवरलैप हो गई है, एडहेयर हो गई है और उसके बाद उसकी हीलिंग स्टार्ट हो गई है. So and another one is classification is squamosal type. In this what the retraction pockets and active type. So retraction pocket in the past tense and past this is also called the atelectic ear. Active colostoma. What is do you mean by colostoma? Colostoma मतलब कि कोई भी जो एपिथेलियम की लेयर जो है वो अगर इनर ईयर के अंदर ग्रो करना, मिडल ईयर के अंदर ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, that we call the colostoma. And retraction pockets in past tense और past placida. ये जो है पूरा पार्ट हम डील करेंगे द नेक्स्ट वीडियो, सो आई एम नॉट
Going to much more, these are two type, you can remember this. So most important is here this tubotympanic type, in which two active and inactive. Okay, so this is again what we say that mucosal disease with no evidence of invasion. यहाँ पे invasion नहीं होगा squamous epithelium का. Active perforation of the pars densa with inflammation of mucosa and mucopollulant discharge. There will be active perforation of pars densa, inactive permanent perforation of pars densa and healed tympanic membrane. Okay, I am skipping this. I will come back to this. So, whenever there is a discharge, tubotympanic eticointral, how will you differentiate about both of them? In case of tubotympanic disease of CSOM, the discharge will be profuse, mucoid and odorless. Okay. So odorless यानी कि पेशेंट जो होगा उसे खुद से कोई स्मेल नहीं आएंगी, ठीक है. और उस डिस्चार्ज would contain the mucoid cells, mucous cells. Why this is so? Because this part is basically of middle ear have the goblet cells, so chances of mucus in ear discharge are more. Profuse, how will you ask about the patient to profuse? So we will ask that when you slept at night and woke up in the morning, did your bed was wet? Okay, so it is why due to the ear discharge. So अगर हमें पूछना है पेशेंट से कि अगर आप जब रात को सोते हो सुबह उठते तो आपका कान से इतना ईयर डिस्चार्ज निकला कि आपका जो बेड है पिलो है वो गीला हो गया, so that would lead to the profuse discharge, बहुत ज़्यादा excessive discharge. Okay, and in case of the eticoantral, there would be scanty, purulent and foul smelling discharge, and the smell आएगी हल्की सी purulent and scanty discharge. There is no such mucoid. Okay, so tubotympanic perforation is the most important. We will deal both of this in the subsequent slides in much detail. For this time, you will learn in tubotympanic there will be central perforation and its marginal. Another things are granulations, polyp, cholecystoma, complications in audiogram. So all these things, usually tubotympanic is less severe as compared to the eticoantral. More severe is this. So all the features like granulations are common in the eticoantral. Polyp would be red and fleshy polyp formations will be there. Cholecystoma will be present in case of eticoantral. Complications are more common in eticoantral. It's rare, but yeah, it can be. And these all things, and polyp are pale in case of tubotympanic. When we see the audiogram, what we will observe, there will be mild to moderate conductive deafness. Okay, and here in case of the eticoantral, there will be conductive or mixed deafness. So this would involve the both conduction, air conduction as well as bony conduction. Okay, so this is about the differences. Now what are the causes? Okay, so first of all, in patients having the acute otitis media, ascending infections via the eustachian tube, having the patients have nasal allergy, in the patients having GERD, gastrointestinal reflux disease, in craniofacial abnormalities and autoimmune diseases. Okay, so अगर कोई भी patient आपके पास in history के साथ आया है, so you might think that yeah, the patient might have the chronic suppurative otitis media, because the complication acute otitis media, if it's not treated in time, comes to the chronic suppurative otitis media. Ascending infections, any kind of infection from the our eustachian tube can go to the ear. Any kind of nasal allergy, okay, tonsillitis हो गया, adenoid से adenoid inflammation हो गया जो adenoids होते हैं उनका, या if a patient having any kind of allergy to the egg, milk or fishes etc. So अगर कोई भी टाइप की एलर्जी है तो उन सबसे क्या होगा कि एलर्जिक सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे और वो इन्फेक्शन ईयर थ्रोट से आपका ईयर के अंदर जाने के चांसेस है, राइट. Any kind of craniofacial abnormalities and in case of autoimmune disease. So these all are the causes in we can say the conditions in which the infection can get to your ear. After that, what are the bacteria that are most commonly causes the infection? The most common organism is the Pseudomonas aeruginosa, and other organism that causes are E. coli, Escherichia coli, okay, Proteus, Staphylococcus aureus, Bacterius, Fragilis, and anaerobic streptococci. So these are all the organism most is the Pseudomonas aeruginosa. So these all organisms are probably most important in causing the chronic suppurative otitis media. Yeah, so here is the perforation. You can see and observe well here. This is your tympanic membrane and this is the perforation here. Okay, and in this case the perforation is here.
So there are two types of perforation. This is known as the central perforation and this is known as the marginal perforation. Perforation and past tense are surrounded all around by the past tense. Okay. So if any kind of perforation, this is your tympanic membrane and perforation अगर past tense वाले part में हुआ है कहीं पे भी, so उसे हम बोलेंगे central perforation. And marginal is what? If it includes the margin. Perforation in the past tense is surrounded by past tense and partly by the bone also. Okay. So as you can see here, if we say about the central perforation, it does not mean this picture. As you see here, ये जो आप observe कर रहे हैं यहाँ पे as it is यहाँ पे भी है. So it not mean this is a type of a central perforation which is known as subtotal. So basically, what is the difference between this? Above 3 are the central perforation, below 3 are the marginal perforations. These are occur in the safe type, considered as a safe type of perforation in case of mucosal or tubotympanic, and these considers as the squamosal or etechointral. Okay, so this is your tympanic membrane, this is the handle of Malleus, and this is the tympanic annulus, this boundary you can see here, appreciate here well. So this boundary, actually what happens if there is a perforation in this area, or whatever in whole of this tympanic membrane, but if this perforation did not touch the tympanic annulus or do not react with the tympanic annulus, then we call it central perforation. And when this touch with the tympanic annulus, might this area or might this, here all this boundary जो है इस पूरी tympanic membrane की, जब भी इसे टच करेगा, like इसे कवर करेगा, इन्फेक्ट करेगा, then we will say it to noun as etechoantral or the marginal perforation. So this is the unsafe because अगर एक बार आपका tympanic annulus वाला part involve हो गया, then it would not be healed. Okay, and there would be perforation and dry perforation, dry discharge. Okay, it's a type of inactive mostly, and it's mostly type of active. So this is, I hope you will better understand about the central and marginal perforation. It is most important. If you are not understand right now, so please I am repeating it once more. सेंट्रल परफोरेशन मतलब यही होता है कि अगर ये जो टिम्पेनिक एनुलस वाला पार्ट है, इसके अंदर अगर ये जो परफोरेशन है वो इसे टच ना करे, so we call it the central perforation. And if it touching this like this, if it covering the whole of the part, any boundary of this whole tympanic membrane, it is known as the marginal perforation. Okay, so coming to the next, these are the stages: active, quiescent, inactive and the healed stage. In case of active stage, patient come with you discharging at the time of the examination. In case of quiescent stage, in the recent past, discharge present but there is no discharge now. There क्वेश्चन कब बोलेंगे, जब पास में उसे डिस्चार्ज था लेकिन जब हमारे पास पेशेंट आया तो डिस्चार्ज नहीं हो रहा है. इन केस ऑफ इनएक्टिव स्टेज देयर वुड बी नो डिस्चार्ज फॉर 3 to 6 months. Okay, and in case of healed stage, tympanic perforation was healed, permanently controlled the middle ear infection. So this is nextly, if we talk about the features of the infection, let me come about that. So I hope you will understand this till now. Yeah. So now what is the pathology behind it? Okay, so जो infection हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? What is the pathology behind it? So perforation of pars densa, central perforation. Most commonly is what the middle ear mucosa. अगर मिडल ईयर म्यूकोजा जब भी परफोरेशन हुआ तो उसकी वजह से एयर डिस्चार्ज आया. अभी तक हमने ये देखा और हमने देखा कि दो टाइप्स ऑफ परफोरेशन आर देयर, सेंट्रल एंड मार्जिनल, राइट. सो व्हाट विल हैपन, परफोरेशन ऑफ पास्ट टेंसा, अगर पास्ट टेंसा का परफोरेशन हुआ तो परफोरेशन सेंट्रल परफोरेशन हो जाएगा. जैसे ही सेंट्रल परफोरेशन हुआ, like this you can see here, central perforation, this central perforation and central perforation. So whenever central perforation occur, middle ear mucosa will become the edematous and velvety. Okay, polyp may be there, polyp will be pale in color. Ossicular chain, okay, ossicular chain, that is the Malleus, incus and stapes. So this is the handle of Malleus. Here behind it are the incus and foot plate of stapes are attached like this. So this all three can also have show intact, remain intact but become mobile and show the necrosis.
most common chances in case of long process of incus, in case of tympanosclerosis. Okay, so these all are the things listed, you have to learn it by heart actually, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल परफोरेशन जब भी होगा तब ये सारी चीज़ें होगी। क्या क्या है, मिडिल ईयर मिकोजा एडिमा और वेलवेटी हो जाएगी, पॉलिप जो है पेल कलर के आपके वहाँ पे बन जाएंगे, ऑसिकुलर चैनल विल बी इंटेक्ट मोबाइल एंड शो द नेक्रोसिस, tympanosclerosis it means the hyalinization and calcification of the part. Okay, so the involved part that is the tympanic membrane, so वहाँ पे hyalinization deposit हो जाएगा, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा, fibrosis and adhesion, black mobility of the ossicular chain, if it gets severe then there will be chances of fibrosis. Okay, so and adhesion. So what are the patient would complain, what are the complaints of the patient in case of this? So there would be the profuse and mucopurulent discharge with non-foul smelling and not bloodstained, as I told you before. There will be hearing loss, conductive type. In case of active control, there will be mixed. Central perforation, middle ear mucosa will be congested, polyformation, pale polyp, ossicular chain erosion due to the necrosis, and the most commonly involve the handle of Mealy's tympanosclerosis, yeah, of course, due to the hyalinization and calcification. Further, if we go, if we do the assessment, for the assessment, what will we do? First of all, examining under the microscope, using the audiogram, what will we watch or see is about the type of the hearing loss, that is conductive type will be findings in case of this. Culture and sensitivity of ear discharge for the for finding of positive organism or which kind of bacteria is causing it. Mastoid X-rays and CT scan temporal bone we will do, so that we can know any kind of pathology or another type of disease of the eustachian tube on any part of the cell, any part of the system. So this is all about the tale about the chronic suppurative otitis media. And now coming to the treatment part, what will we do as a doctor? So oral toilet के अंदर क्या है? Remove all the discharge and debris from the ear. It can be done by dry mopping with absorbent cotton pads. Suction clearance under microscope or irrigation. First of all, what will you do is जितना भी डिस्चार्ज है आप सबसे पहले उसे किसी ड्राई मॉप से absorbent cotton pads की वजह से ईयर से आपने निकाल दिया, राइट? उसके बाद आपने इरिगेशन किया, so that there will be no much any kind of mucus or coolant discharge will be there, and then observe under the microscope. Now eardrops you can use antibiotic eardrops, what are like polymyxin, fluoromycetin, neomycin, etc. But eardrops also should use with care. Okay, systemic antibiotics we can use. Precautions is what? Avoid entry of water in ear during bathing, swimming. पेशेंट को हमें बोलना है जब भी पेशेंट सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स पे है या ईयर ड्रॉप्स पे है, तो कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो पानी आपके कान में नहीं घुसना चाहिए, आपको अपने कान को उससे बचाना है, सो दैट इट वुड गेट द टाइम फॉर हीलिंग. ओके, treatment of the contributory cases if any kind of consequence and disease is also associated. Surgical treatment you have to do if needed, and reconstructive surgery also. So this is all about the whole the chronic suppurative otitis media. What is the infection, what is its pathology, why is it happening, in what cases it can occur, what is its pathology, what are its features, okay, what are its differences among the from the echicointral. This is the most important, you must learn it. And these are the causes. Bacteriology I have told you, this is also again most important thing. Okay, so this completes your the tubotympanic part of the chronic suppurative otitis media. So we will learn about the next in next slide. So thank you so much. Okay, so in this animated video we are going in the middle ear cavity, and here these are the we reach to the tympanic membrane. Okay, so what is in this video is basically this you can see that the straight needle is used, and this is the tympanic membrane. The whole of the part of the tympanic membrane we are getting the perforation. This is a type of the central perforation, as you all can see. Basically this video what I have found is the start of refreshing, how we refresh the margins in case of the tympanic membrane or chronic suppurative otitis of tympanic membrane in case of chronic suppurative otitis media. Okay, so in this video what is happening is we are refreshing the margins of the tympanic membrane.
You can see the pus exudates beside the tympanic membrane, and when we are approaching to the needle, straight needle, so there will be lots of blood discharge also. So subsequently, as you can see here, the procedure. This is how we refresh the margins of the tympanic membrane. And this is all the what we talked till now about the chronic suppurative otitis media. How the infection is this. You can see tympanic membrane is retracted, and with the crocodile forceps, use of crocodile forceps, and yeah, this you can see is taken out. So this beside this is a whole part of the middle ear. Now we will use the cotton to absorb the cotton, or we can say gauze piece, to remove the blood clots. You can say we would not let any part, because अगर कोई भी part infected रह गया है tympanic membrane का, तो वो फिर से infection के chances को बढ़ा देगा. तो हम यहाँ पे forceps से we are trying to take out, clean and refresh the margins. This is the yellowish discharge or paleness, and yeah, here we are using it. So thank you so much. That's all about my topic. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to tap the bell icon.